गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मैकेनिज्म है, डाइजेशन की मैकेनिज्म, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले फिजियोलॉजी की इस बुक में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि उसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम बना देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो देखिए डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है। जब हम किसी फूड को अर्थात भोजन को मुख में डालते हैं, माउथ में डालते हैं, तो जब हम भोजन को मुंह में ले लेते हैं तो उस भोजन को हम हमारे टीथ के द्वारा चबाते हैं और चबाने के साथ उस भोजन में हम हमारी लार ग्रंथियों, सलाइवरी ये जो ग्लैंड्स है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, इन लार ग्रंथियों से भोजन में सलाइवा मिक्स करते हैं, लार को मिक्स करते हैं। ये जो लार है, इस लार में एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज एंजाइम, लारी एमाइलेज, या हम इसे टाइलिन भी कह सकते हैं। लारी एमाइलेज या टाइलिन जो एंजाइम होता है ये हमारे द्वारा खाए गए भोजन में उपस्थित स्टार्च नाम की पॉलीसेकेराइड को माल्टोज नाम की डाइसेकेराइड में चेंज कर देता है। तो सबसे पहले जो भोजन का हमारा डाइजेशन हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन में हम 3 जो मेजर पार्ट हैं भोजन के, मेजर न्यूट्रिएंट हैं, उनका पाचन करते हैं। कौन कौन से हैं वो? उनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड है, वसाएं। हम इन 3 भागों का पाचन करते हैं। तो जब मैंने भोजन लिया, उस भोजन में प्रोटीन भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है, वसा भी हो सकती है, तीनों चीजें भी हो सकती हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह रहा हूं कि मुख में जाने के बाद उस भोजन में मौजूद स्टार्च नाम की जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, बड़ी शर्करा है, उसको लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम माल्टोज नाम की डाइसेकेराइड में चेंज कर देता है। तो ये काम यहाँ पर, ये भोजन है, मुख में गया, माउथ में, और यहां से इसमें मिला दिया गया टाइलिन एंजाइम, ओके, और टाइलिन एंजाइम मिलते ही ये चेंज हो गया माल्टोज। अब इसके बाद जो बचा हुआ भोजन है, जो कि पचा नहीं है, केवल एक स्टार्च ही तो भोजन में डाइजेस्ट हुई है, बाकी बिना पचा हुआ जो भोजन है, इस भोजन को हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बोलस। ये जो बोलस है ये फेरिंग्स की, मतलब ग्रसनी के निगल द्वार में से होकर, हमने बताया था कि ग्रसनी में 2 पोर होते हैं, एक भोजन के लिए और एक एयर के लिए, वायु के लिए। तो भोजन वाला जो द्वार है जिसे हम निगल द्वार कह रहे हैं, उस निगल द्वार में से होकर, फेरिंग्स के निगल द्वार में से होकर जो आपका ये बोलस है ये किस में पहुंच जाता है? इसोफेगस में पहुंच जाता है, अर्थात ग्रासनाल में पहुंच जाता है। और ग्रासनाल के बाद ये भोजन यहां से आगे बढ़कर किस पार्ट के अंदर चला जाता है? स्टोमक के अंदर। ओके, भोजन स्टोमक में आ गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फेरिंग्स और इसोफेगस में भोजन का कोई डाइजेशन नहीं होता। ये आपको नोट करनी है बात माइंड में कि ऐसे कौन से पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के, फेरिंग्स और इसोफेगस में भोजन का कोई डाइजेशन नहीं होता। आगे हम आ गए स्टोमक पर। स्टोमक में देखिए क्या है, इस स्टोमक में भरा हुआ है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस भरा हुआ है इसमें। ये जो गैस्ट्रिक जूस है जठर रस, इस गैस्ट्रिक जूस जठर रस में
गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर 3 चीजें हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में जल है, HCl है और इसके अंदर एंजाइम। ठीक है। अब इसमें ये जो HCl होता है, हम जानते हैं HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा एसिडिक जो गुण होते हैं वो HCl में ही होते हैं। इसकी pH जो है, तो ये जो HCl है ये अपनी एसिडिक कैरेक्टर के कारण हमारे स्टोमक के लिए हार्मफुल हो सकता है। हम जानते हैं अम्ल जो है वो संक्षारक होते हैं, जलाने वाले होते हैं। तो क्या ये HCl हमारे स्टोमक को प्रभावित नहीं करता है, उसे जलाता नहीं है? यदि HCl को हमारी स्किन पर डाल दें तो हमारी स्किन पर फफोले हो जाएंगे, इतना घातक अम्ल है। आप गलती से जब हम देखते हैं, जब हम बचपन में कोई चीज निगल जाते हैं, किसी चीज को, वो कंचा हो सकता है या कोई कॉइन हो सकता है, सिक्का हो सकता है, तो वो जब बच्चे के पेट में चला जाता है तो वो भी इस HCl के प्रभाव से गल जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल जो है ये एसिड है। फिर भी ये एसिड हमारे स्टोमक को हार्म क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे स्टोमक में यहाँ पर लेयर होती है। ये लेयर किसकी होती है? श्लेष्मा, म्यूकस। श्लेष्मा अर्थात म्यूकस की लेयर होती है, यानी HCl के संक्षारक प्रभाव से बचाती है। HCl भोजन के साथ आए हुए हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करता है। साथ ही ये जो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स है ये एक्चुअल में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं। इनको एक्टिव बनाने का काम भी HCl करता है। इस गैस्ट्रिक जूस के निष्क्रिय एंजाइमों को क्या करता है? एक्टिव। जैसे हम बात करते हैं कि इस गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। ये निष्क्रिय फॉर्म है। इसकी सक्रिय फॉर्म क्या होती है? इसकी सक्रिय फॉर्म होती है पेप्सिन। तो इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज कौन करेगा? HCl करेगा। और फिर उसके बाद जब ये सक्रिय पेप्सिन बन जाएगा तो ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन करता है भोजन के साथ। जो हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे आपने दाल खाई तो दाल के साथ आपको जो प्रोटीन मिली है उस प्रोटीन का पाचन करेगा और उसे प्रोटीओज और पेप्टोन्स में डिवाइड कर देगा। देखिए एक्चुअली जब डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, तो इनका डाइजेशन कई मध्यवर्ती उत्पादों के द्वारा होता है, मध्यवर्ती यौगिकों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन को डायरेक्ट एमिनो एसिड में चेंज कर देंगे, या आप वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में डायरेक्ट चेंज कर देंगे, या आप शर्कराएं जो है उन्हें डायरेक्ट सरल शर्करा ग्लूकोज में तोड़ देंगे, मोनोसैकेराइड में। नो, इन सबके मध्यवर्ती यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। जैसे मैंने अभी यह माल्टोज बनाया, तो माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, उसके बाद ही मोनोसैकेराइड में चेंज होगी। ऐसे ही हम प्रोटीन को डायरेक्ट एमिनो एसिड में चेंज नहीं कर रहे हैं। पहले हमने बताया कि प्रोटीन प्रोटीओज और पेप्टोन्स में चेंज होगी, आगे चलकर फिर ये एमिनो एसिड में चेंज होगी। तो पेप्सिन भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा इस गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम और होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है रेनिन एंजाइम। रेनिन जो है वो दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में केसीन नाम की प्रोटीन होती है। इस केसीन नाम की प्रोटीन को पैराकेसीन में चेंज करने का काम रेनिन करता है। रेनिन नवजात शिशुओं में होता है जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, उन बच्चों में रेनिन एंजाइम होता है। तो वो जो दूध जब वो माँ का पीते हैं तो उस दूध के साथ जो उन्हें केसीन प्रोटीन मिलती है उसका डाइजेशन रेनिन एंजाइम करता है। इसके अलावा एक जठरीय लाइपेज एंजाइम होता है जो दूध की वसा का पाचन करता है। जो माँ का दूध बच्चा पी रहा है उसमें जो वसा है उसका पाचन जठरीय लाइपेज करता है। तो इस तरीके से स्टमक के अंदर भोजन का और पाचन हो जाता है। कंप्लीट तो नहीं हुआ, और पाचन हो गया। अब स्टमक में आमाशय में पाचन के बाद जो भोजन आपका बचा, इस बचे हुए भोजन को हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं इसे? काइम। यहां पर हमने कहा मुखगुहा में भोजन जो बचा उसे हमने कहा बोलस, और आमाशय में जो बचा हुआ भोजन उसे हम कह रहे हैं काइम। ठीक है, अब ये काइम उतरकर यहां आ जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, हम जानते हैं क्या है ये ग्रहणी है, डियोडिनम। ग्रहणी में आ गया भोजन, और अब बचे हुए भोजन का पाचन इस छोटी आंत्र में ही होगा। कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या हो गया। गैस्ट्रिक जूस में आपने देखा मतलब आमाशय के अंदर कुछ प्रोटीन का पाचन हुआ,
और भोजन के साथ खाई हुई वसा का बिल्कुल पाचन नहीं हुआ। दूध की वसा का पाचन हुआ है, भोजन की वसा का नहीं हुआ। जैसे आपने घी खाया या तेल खाया है, उसमें जो वसा है उसका पाचन नहीं हुआ है, दूध की वसा का पाचन हुआ है। तो वसा का, भोजन की वसा का तो बिल्कुल भी पाचन नहीं हुआ, उसका डाइजेशन होगा, बची हुई प्रोटीन का डाइजेशन होगा। और यहाँ पर हमने केवल स्टार्च नाम की पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट किया है, और भी जो हम कार्बोहाइड्रेट भोजन के साथ लेते हैं उनका भी डाइजेशन होगा, और इसके अलावा डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में भी चेंज किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो डाइजेशन होता है ग्रैनी में, ड्यूओडेनम में, इसमें डाइजेशन में ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प करती है। हम जानते हैं ये तो कौन सी ग्लैंड है, लिवर, और ये कौन सी ग्लैंड है, पैंक्रियाज। ओके, तो इस लिवर में एक रस बनता है पाचन के लिए, उसे हम कहते हैं बाइल जूस, पित्तरस। पित्तरस बनता है, किसके अंदर बनता है, लिवर के अंदर बनता है। लिवर के अंदर बन के, जैसे लिवर के अंदर ये बाइल जूस बन गया, और बाइल जूस लिवर के अंदर बन के किसमें चला जाता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में चला जाता है। ये पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में ये पित्त वाहिनी होती है। इस पित्त वाहिनी से होता हुआ ये जूस किसमें मिल जाता है, भोजन में। तो मैंने क्या कहा, लिवर में पित्तरस बना, बाइल जूस, बाइल जूस बनने के बाद पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में चला गया, और गॉल ब्लैडर से ये जो बाइल जूस है ये भोजन में मिल जाता है। भोजन में जाने के बाद ये बाइल जूस, पित्तरस क्या करता है, पित्तरस एक तो वसा का इमल्सीकरण करता है। एक्चुअल में भोजन की जो वसा होती है बड़े लार्ज अणु होते हैं, बहुत लार्ज अणु, उनका इजीली डाइजेशन नहीं होता, तो पित्तरस उसके इमल्सीकरण करता है। वसा की बड़ी बड़ी जो गोलियां होती हैं उन्हें छोटी गोलियों में चेंज करता है, इसे हम इमल्सीकरण या पाइसीकरण कहते हैं, जो कि बाइल जूस के द्वारा होता है। इसके साथ साथ ये बाइल जूस जो है नेचर में क्षारीय होता है, तो जो एसिडिक जो भोजन आ रहा है, अम्ल के एसिड के प्रभाव से जो एसिडिक भोजन हमारी आंतों में आ रहा है, इंटेस्टाइन में, यहाँ पर श्लेष्मा नहीं है बचाने के लिए, तो वो एसिडिक भोजन हमारे इंटेस्टाइन को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन बाइल जूस जो है उस एसिडिक भोजन से मिलकर उसकी जो नेचर होती है उस न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। ओके, इसके बाद पैंक्रियाज से आता है अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस में तीनों के पाचक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन के लिए भी, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी, वसा के लिए भी, इसलिए इसे हम पूर्ण पाचक रस कह सकते हैं, अग्नाशय रस को। इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए मेन जो होता है, वैसे तो कई एंजाइम्स होते हैं लेकिन मेन होता है ट्रिप्सिन। वसा के पाचन के लिए होता है लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए होता है एमाइलेज। ओके, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, वसा के लिए लाइपेज, और प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के साथ साथ कुछ और भी होते हैं, कार्बोक्सी काइमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी होता है, वो आप बुक से पढ़ लेंगे, नोट्स में आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, उससे आप देख लेंगे। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि मेन जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, वसा के लिए लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज। ये भी भोजन का जो है अपने अपने हिसाब से आंशिक पाचन करते हैं, भोजन चेंज होता है, ठीक है। और आंशिक पाचन होने के बाद जो बचा हुआ भोजन है, अब जो यहाँ बचा हुआ भोजन है, जो उस भोजन को हम कहते हैं काइल, काइल कहते हैं। ओके, काइल यहाँ ग्रैनी से उतरकर अब किस में आ जाएगा, इलियम में। हमने तीन पार्ट बताए थे, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम, तो यहाँ से भोजन उतरकर किस में आ जाएगा, इलियम में। इलियम में आ गया, इलियम में इस भोजन में आंतरस मिलाया जाता है, इसे हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, आंतरस को। इस सक्कस एंटेरिकस, ये जो आंतरस है, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो अंततः भोजन का पूर्ण पाचन कर देते हैं। इनमें जैसे कि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्कराओं को पचाने वाले एंजाइम्स की मुख्य रूप से, तो इस आंतरस में क्या होगा, जैसे कि माल्टोज आपके पास बनेगी डाइसैकेराइड, तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है माल्टेज, ये इसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो मोनोसैकेराइड में तोड़ देगा। ऐसे लैक्टोज नाम की डाइसैकेराइड बनती है, उसको आंतरस में उपस्थित लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ऐसे ही सुक्रोज नाम की डाइसैकेराइड होती है, उसको आंतरस में मौजूद सुक्रेज नामक एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो ये सारी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज, ये सारी क्या है, मोनोसैकेराइड। तो इस तरह अंततः भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है इलियम में, और पूर्ण पाचन होने के बाद भोजन को जो आंत्र है इसमें कुछ माइक्रोविलाई होती है, वो माइक्रोविलाई इस भोजन को अवशोषित कर लेती है आंत्र की भित्ति में, और अवशोषित होने के बाद ये भोजन जो है ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। जो बिना पचा हुआ भोजन है और कुछ वाटर वगैरह है वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र में आ जाता है, ठीक है,
और इसके बाद उस बिना पचे हुए भोजन को रेक्टम अर्थात मलाशय के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये आज हमारी बात हुई डाइजेशन की मैकेनिज्म के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।